हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक ज्योग्राफी की जो श्रृंखला जो चल रही है उसी में आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है थार मरुस्थल। तो ये भारत की भौतिक विशेषताओं में से जब फिजिकल फीचर्स हैं उन्हीं का एक हिस्सा है और इसमें हम देखेंगे कि ये किस प्रकार का यहाँ पे अपनी विशेषताएं रखता है। तो हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो फिजिकल फीचर्स में तो हम बहुत जो भौगोलिक जो विशेषताएं हैं, क्या क्या भारत में जो अलग अलग प्रकार की अपने अंदर विभिन्न अनुभव जो छुपाए हुए हैं वह उन्हीं का उजागर करने के लिए मैं आपके सामने थार मरुस्थल को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठने वाले होते हैं और यहाँ ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो बच्चा चैनल को पहली बार देख रहा है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना लिखकर कि आपके लिए जो वीडियो है वो और भी बनाई जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो भारत में थार जो मरुस्थल है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो इससे पहले की जो वीडियो हैं फिजिकल फीचर्स की, वो अगर जिस भी बच्चे को देखना है तो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकता है। बिल्कुल यहाँ पे जो भी मटेरियल करवाया जा रहा है वो बिल्कुल फ्री करवाया जा रहा है। जितने ज़्यादा अगर शेयर होंगे, लाइक्स रहेंगे, तो हम भी उतने ही जल्दी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसीलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी वीडियो चाहते हैं, आपके अंदर कितना पढ़ने का एक्साइटमेंट है, वो आपके हाथ में है, वो आप ही कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा है बेटा, वो है आपका थार मरुस्थल। कौन सा है? जिसको सामान्यतः पूर्व भारत में राजस्थान का मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मरुस्थल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मोस्टली जो हिस्सा है, पार्ट है, वो कहाँ पे फैला हुआ है? अकेले राजस्थान में समाहित है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भारत का जो है 62% जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, मरुस्थल की बात करें, थार मरुस्थल का 62% सिचुएटेड इन राजस्थान, सो वी कॉल्ड या फिर नोन एज डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है ना? तो इसीलिए ध्यान रखना, राजस्थान का मरुस्थल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आप अपनी हेडिंग डाल लीजिएगा थार मरुस्थल। कौन सा बेटा? थार मरुस्थल। अब जो आपका जो थार जो मरुस्थल है इसके हम कुछ सबसे पहले हम जानकारी दे देते हैं कि जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यही पुटअप किया जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, का विस्तार पाया जाता है। ठीक है ना? तो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ए दे दिया भारत, ठीक है, बी आपका ऑप्शन दे दिया है मान लीजिए कि पाकिस्तान, ठीक है, और सी आपका ऑप्शन दे दिया है कि ओनली ए, और डी आपका ऑप्शन दे दिया गया है ए एंड बी। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पर बहुत से जो बच्चे हैं वो बहुत गलती कर देते हैं कि थार मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है तो ए ऑप्शन के अंदर भारत दिखाई देगा और भारत दिखाई देने के साथ ही वो क्या करेगा, उसको वहीं पे क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, सरासर गलत हो जाएगा। जबकि इसका विस्तार है क्या आएगा, आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों में विस्तार है, ये भाई दोनों में फैला हुआ है। भारत वाला जो है, ठीक है, उसका क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है तो, और मोस्टली राजस्थान में फैला हुआ है, तो इसलिए राजस्थान का मरुस्थल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी चला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि थार मरुस्थल का जो विस्तार है, ठीक है ना, थार मरुस्थल का विस्तार, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, ठीक है, तो लोकेटेड कहाँ पे है ये, तो ध्यान रखना देश की अगर हम बात करें तो भारत व पाकिस्तान में। कहाँ पे? भारत व पाकिस्तान में। क्लियर हो गया इस चीज़ का?
अब अगर हम भारत वाले की बात करें तो भारत वाले को क्या बोलते हैं? भारत वाले को बोलते हैं थार मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार मरुस्थल। सामान्यतः ये टोटली थार मरुस्थल ही है, ठीक है। भारत वाले को थार मरुस्थल बोल देते हैं, या थार के मतलब कि थार के नाम से ही, या फिर राजस्थान का मरुस्थल भी बोल देते हैं। क्या? राजस्थान का मरुस्थल भी बोल देते हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है उसको बोला जाता है चोलिस्तान। क्या बोला जाता है? चोलिस्तान मरुस्थल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोलिस्तान जो मरुस्थल है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है थार मरुस्थल का, उसको बोला जाता है। अब ये कहाँ पे फैले हुए हैं? भारत के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है वो कहाँ पे फैला हुआ है? राजस्थान के अंदर, ठीक है, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, ठीक है, और गुजरात के अंदर। ये 3 राज्यों में, 4 राज्यों में मोस्टली फैला हुआ है। तो विस्तार इनका 4 राज्यों में दिखाना है। इधर अगर आप देखोगे तो इधर कौन से राज्य में? तो एक सिंध प्रांत आता है। कौन सा बेटा? सिंध प्रांत। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है, ठीक है ना, सिंध प्रांत। जो कि हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि जो हम राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं वो बेटा वहाँ पे? सिंध प्रोविंस, ठीक है ना। तो सिंध प्रोविंस बोलते हैं। तो वहाँ पे फैला हुआ है इस चीज़ का, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि प्यारे बच्चे कि कुल 85% जो हिस्सा है, 85% जो हिस्सा है वो अकेले भारत में है, और बाकी का जो 15% है वो कहाँ पे फैला हुआ है? ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे 15% फैला हुआ है, इसीलिए वहाँ पे केवल सिंध एक ही प्रांत में फैला हुआ है। जबकि यहाँ पे 85% है, इसलिए इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? भारत के मोस्टली 4 राज्यों में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 62.11%, ठीक है ना, 62 अकेला जो ये है, ये अकेला हिस्सा कवर कर रहा है 62.11%। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसका विस्तार किस रूप में पाया जाता है और इसको कैसे दिखाई देता है। ये देखिएगा, ये आपको पूरा का पूरा एक रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, ठीक है ना। क्या होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब हमारे मन में एक बात जरूर सवाल ये आ रहा होगा कि जो भी मरुस्थल होंगे वहाँ पे बालू मिट्टी पाई जाएगी। ये बात अगर हर बच्चे के मन में आती है, जहाँ पे कि मरुस्थल कौन से होते हैं? जहाँ पे बालू मिट्टी पाई जाती है वो मरुस्थल होते हैं। अगर किसी बच्चे के मन में यही कमेंट है तो ध्यान रखना, अपने कमेंट में भी जरूर बताना कि सर मेरे में भी है। मैं आज इसी को आपके माइंड में जो साइकोलॉजी जो बैठी हुई है उसी को ख़त्म करने वाला हूँ। क्लियर हो गया? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हम मरुस्थल किसे कहते हैं वो देखिएगा कि ये नहीं कि जो मेरे पीछे जो आपको जो दिखाई दे रहा है कि बालू मिट्टी वाला कोई भी जो क्षेत्र होगा वो मरुस्थल होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं थार मरुस्थल किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले देखने से आपको परिभाषा बताने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि थार मरुस्थल का विस्तार पाकिस्तान और भारत में किस किस रूप में है। तो वो देखिएगा, ये देखिएगा, आपको यहाँ पे एक मैप दिखाई दे रहा होगा और इसमें आपको बैंगनी कलर का जो हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा थार मरुस्थल है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में फैला हुआ है और कुछ हिस्सा भारत में फैला हुआ है। तो हमें यहाँ ही से कई क्वेश्चन मिलने की संभावना है कि थार का जो चोलिस्तान जो मरुस्थल है, यानी कि पाकिस्तान में थार मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी दिशा में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही भारत के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो भारत के कौन से दिशा में स्थित है, तो ये भारत का जो हिस्सा है। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के कौन से हिस्से में है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये आपके लिए बहुत ही कॉमन बात हो सकती है, लेकिन जब आप एग्जाम में करते हैं तो ये कॉमन बात आपके माइंड से निकल जाती है, इसलिए गलत हो जाते हैं। और जबकि यहाँ पे अगर हम देखें ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का है। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये पूर्व, दक्षिण और पूर्व में स्थित है। पाकिस्तान के संदर्भ में अगर देखें
तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के संदर्भ में देखेंगे तो दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये देखिएगा, इधर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वाली जो नदियाँ हैं, ये पूरी की पूरी नदियाँ, ये पूरी नदी है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि सिंधु नदी के पूर्व में स्थित मरुस्थल का नाम बताओ। तो इसलिए सिंधु के पूर्व में स्थित जो मरुस्थल है वो कौन सा है बेटा आपका? ठीक है ना, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित, के पूर्व में स्थित। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित है ये। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि थार मरुस्थल किसे कहेंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सी ये बातें बच्चों को पता नहीं होती हैं कि मरुस्थल क्या होता है। ठीक है ना, मरुस्थल किसे कहेंगे, ठीक है ना, किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मरुस्थल उस क्षेत्र को कहा जाएगा जिस क्षेत्र के अंदर 25 सेंटीमीटर, कितनी बड़ा, 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती हो, वार्षिक वर्षा, या फिर ध्यान रखना इससे भी कम। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा वो क्षेत्र, ध्यान रखना वो क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? मरुस्थल कहलाएगा, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। ये ज्योग्राफी की परिभाषा में दी गई है, तो आप इसको मान के चलिएगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मरुस्थल जो हो सकते हैं वो किस रूप के हो सकते हैं, मरुस्थल जो हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मरुस्थलीय जो क्षेत्र जो होगा वो ध्यान रखना बालू में हो सकती है, उसके अंदर कंकरीला भी हो सकता है, ठीक है, पथरीला भी हो सकता है और चट्टानी भी हो सकता है। ये आपकी ध्यान रखना अलग अलग हैं। जिस क्षेत्र के अंदर बालू, जिस मरुस्थल में बालू होगी वहाँ पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है 25 सेंटीमीटर से अधिक, तो इसलिए हमने उसको क्या घोषित कर दिया? मरुस्थल घोषित कर दिया गया है। सारा मरुस्थल के में अगर आप देखोगे उसमें 3 विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसमें बालू वाला क्षेत्र अलग है, कंकरीला पथरीला वाला अलग है और चट्टानी जो क्षेत्र है वो अलग है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मरुस्थल हम उसे कहेंगे जहाँ पे वर्षा कम होती हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बालू जहाँ पे मिलेगी वो मरुस्थल है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात करते हैं आगे। क्लियर हो गया? अब आगे देखो बेटा, आगे हम इस बात से देखते हैं कि यह है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के पश्चिम में है, अरावली पर्वत के पश्चिम में। आप देखिएगा, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से आपको ये कुछ इकाई दिखाई दे रही होंगी, ऊंचा सा उठा हुआ भाग, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? अरावली है। ये क्या है? अरावली है। ठीक है, तो ये इसके पश्चिम में, इसलिए अरावली जो है इसके विस्तार को रोकने का कार्य कर रही है। क्या कर रही है? रोकने का कार्य कर रही है। अन्यथा अगर अरावली नहीं होती तो इस मरुस्थल का विस्तार धीरे धीरे क्या होता? पूरे उत्तर पूर्वी जो भाग है इन भागों तक फैलना शुरू हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अरावली के पश्चिम में स्थित है, और ये ध्यान रखना ये मरुस्थल का विस्तार रोकने में सहायक है। क्या है बेटा? मरुस्थल का विस्तार रोकने में
रोकने में सहायक है। ठीक है, तो आप अरावली के बारे में एक चीज़ नेगेटिव पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून अरब सागर वाली जो शाखा है उनको रोकती नहीं है, उनको समानांतर फैली हुई है और हमारे को वर्षा नहीं देती है। भाई जो प्रकृति ने जो बनाया है वो कहीं ना कहीं किसी कारण से बनाया होगा, तो इसलिए ध्यान रखना ये वाला जो मरुस्थल को रोकने का कार्य कर रहा है, तो हो सकता है कि प्रकृति ने अरावली को जो दिशा जो दी है वो इस मरुस्थल को रोकने के लिए दी होगी, मे भी हो सकता है इसीलिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर अरावली नहीं होता तो आप सोचिएगा ज़रा क्या होता। तो ये मरुस्थल है वो धीरे 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 करके हमारा जो उत्तर पूर्व वाला जो पार्ट है वहाँ तक पहुँच जाता और ये पूरा का पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र होता। फिर हमें इसमें पढ़ना पड़ता कि कहीं पे ये पथरीला है, कहीं चट्टानी है, कहीं कंकरीला है, ये अलग रूप से पढ़ना पड़ता। तो इसलिए है अरावली का शुक्रगुजार कीजिएगा कि आपको केवल बालू वाला ही मरुस्थल पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो अरावली जो है, ठीक है ना, अरावली से अगर निकलकर अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, पुष्कर की जो पहाड़ियाँ हैं, कौन सी बेटा, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ियों की श्रेणी है पुष्कर की पहाड़ियाँ, वहाँ से एक नदी निकलती है लूणी नदी। कौन सी नदी, लूणी नदी। ठीक है, और वो इस मरुस्थल की क्या है, जीवन रेखा है। क्या है बेटा, इस मरुस्थल की जीवन रेखा कहलाती है, जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि मरुस्थल वाले क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो अपना पानी वाला जो क्षेत्र है, पानी जो प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते होंगे, लूणी नदी से प्राप्त करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर ये बातें तो ठीक हैं, पर लेकिन ये बताओ हमें कि इसका ये बना कैसे है। ठीक है, तो उद्भव कैसे हुआ था, ओरिजिनेट कैसे हुआ था, इसका हम ये देखते हैं। ठीक है ना, ओरिजिनेट या उसको सामान्यतः बोलते हैं उद्भव कैसे हुआ था। तो अगर हम चलें कि पिछले युग में अगर चलेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये परमेनियन जो आपका कार्बोनिफेरस दौर था, ठीक है, उस दौरान ध्यान रखना यहाँ पर क्या हुआ करता था, टेथिस सागर। क्या था, टेथिस सागर। और इसके स्थान के ऊपर, इसके स्थान पे धीरे धीरे क्या हो गया, इसका क्या हुआ, धीरे धीरे जो आपका जो समुद्र है धीरे धीरे क्या हो गया, पीछे हटना शुरू हो गया। क्या हो गया, पीछे हटना शुरू। और पीछे हटते हटते यहाँ पे किसके अवशेष रह गए, केवल टेथिस सागर के अवशेष रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेथिस सागर के स्थान पर किसका निर्माण हो गया, धीरे धीरे थार मरुस्थल का निर्माण हुआ। एक बात ध्यान रखना, जब कोई भी सागर का पानी पीछे हटेगा तो इसका मतलब ये है या आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अपने किनारों से पीछे हट रहा है या अपने किनारों से आगे बढ़ रहा है, कोई भी परिस्थिति हो रही है, तो इसका मतलब यह हुआ था कि उस दौरान क्या हुआ था बेटा, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, जलवायु परिवर्तन। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये कैसे पता चल रहा है, तो अगर हम देखेंगे जैसलमेर और बाड़मेर के दौरान ये वाला जो क्षेत्र है उसमें कुछ हमें ऐसे अवशेष फॉसिल्स जो मिले हुए हैं, ठीक है, एविडेंस मिले हुए हैं कि जिससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, पहले क्या था बेटा, टेथिस सागर था और कार्बोनिफेरस का दौर चला हुआ था। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो आप जो बालू मिट्टी वगैरह देख रहे हैं ये ध्यान रखना, जब आप किसी बीच के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर भी इस प्रकार की बालू देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। इस वाले में, थार मरुस्थल वाले में नमक की मात्रा कम मिलती है, तो इसलिए आपको मिट्टी का कलर थोड़ा सा अलग जो दिखाई देगा। लेकिन एक लंबे समय के बाद हम बीच वाली जो मिट्टी है उसको छोड़ देंगे तो उसमें जो सूर्य की किरणों के साथ जो मिट्टी है वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है ना, अंतःक्रिया करके वो अपना स्वरूप बदल लेगी। ऐसे ही, तो ऐसे ही धीरे धीरे इनका जो आपका थार मरुस्थल वाली जो मिट्टी है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये परमेनियन जो आपका जो कार्बोनिफेरस जो काल था उसमें इसका विस्तार था। ध्यान रखना, वहाँ पे कब क्या पाया जाता था, टेथिस
सागर पाया जाता था। और फिर धीरे धीरे जुरासिक काल आया, फिर और काल आया, उस दौरान क्या होना शुरू हो गया, ये धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, थार मरुस्थल के स्थान पे पहले कौन सा सागर था? तो अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? तेथिस सागर। कौन सा था बेटा? तेथिस सागर था। ठीक है ना, ये आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम देखते हैं कि और क्या खास विशेषताएं हैं इसकी। अब ये एक मरुस्थल हो गया है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे वनस्पति फिर कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस मरुस्थल के अंदर वर्षा जो आपकी होती है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है ना, तो कम होती है, तो इसका मतलब है कि वनस्पति रेयर मिलेगी आपकी। क्या मिलेगी? वनस्पति विरल मिलेगी। ठीक है ना, बहुत कम मिलेगी। अब इनमें से जो वनस्पति जो मिलती है वो कौन सी मिलती है बेटा? आपकी श्रब्स के रूप में, यानी कि कटीली झाड़ियों के रूप में मिलती है। किसके रूप में? कटीली झाड़ियों के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे जो भी वनस्पति पाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? जीरोफाइट्स बोला जाता है। किस प्रकार की? जीरोफाइट्स वनस्पति, जिसको वैसे बोलते हैं मरुदभिद। क्या बोलते हैं? मरुदभिद वनस्पति। एक ऐसी वनस्पति जो कैसी होती है? शुष्क वनस्पति होती है। कैसी होती है? शुष्क वनस्पति होती है, जिसको वहाँ ध्यान रखना, पानी की जो है बेटा, पानी की कम आवश्यकता होती है। क्या होती है? कम नीड होती है या कम आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसी वनस्पति। अब अगर ऐसी वनस्पति रहेगी, सर पानी की कम आवश्यकता होती है, पानी वैसे ही पहले कम है, तो फिर इसकी जड़ें पानी कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो इसकी जड़ें जो हैं वो ध्यान रखना नीचे तक, गहराई तक चली जाती हैं। इसलिए इनकी जड़ें क्या होंगी आपको बेटा ध्यान रखना, इनकी जड़ें क्या होंगी? लंबी होंगी। कैसी होंगी बेटा? जड़ें लॉन्ग होंगी, नीचे तक गहराई तक चली जाएंगी। क्लियर हो गया इतनी बात? दूसरी बात ध्यान रखना, सर फिर अगर चलो मान लीजिए इन्होंने इनकी लंबी जड़ें होकर पानी खींच के लेके आ गई हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से पानी प्राप्त कर लिया है, लेकिन इनकी पत्तियां बड़ी होंगी तो वहां से क्या हो जाएगा? पत्तियों के माध्यम से पानी का क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण न हो पाए, इसलिए ध्यान रखना इस प्रकार की जो वनस्पति की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है ना बेटा, क्या होती है बेटा? पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं। क्या होती हैं? छोटी। क्लियर हो गया? छोटी होती हैं, इसलिए यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, क्या नहीं हो पाता है? वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी होती हैं। बोलो चलो सर छोटी भी हो गई हैं, पानी भी कम उड़ेगा, लेकिन कहाँ वहाँ के जानवर वगैरह रहते हैं तो वो खाएंगे इनको, तो कैसे बचाव होगा? तो ध्यान रखना, ये पत्तियां अपने आप को क्या कर लेती है बेटा? अपने आप को क्या कर लेती हैं? कांटों में तब्दील कर लेती हैं। कांटों में तब्दील कर लेती हैं, अपने आप को बदल लेती हैं। यानी कि इनमें एक ऐसी कैपेसिटी पाई जाती है कि मरुस्थलीय जो पेड़ जो होते हैं वह अपनी पत्तियों को कांटों के रूप में बदलते हैं, ताकि कोई जानवर उनको खा न सके। इस तरीके से वहाँ की वनस्पति क्या होती है? अपने आप को सेफ रखती है। तो कैसे, कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपने देखा होगा कि बेरी का पेड़ जो होता है, बेरी का पेड़, ठीक है ना, कौन कौन सी वनस्पतियाँ होती हैं? तो जैसे आपने देखा होगा कि नागफनी जो होती है वहीं की है, केक्टस जो है वो वहीं का है, खजूर आपने देखा होगा वहीं का है, खेजड़ी जो देखा होगा वो भी उसी का है। ठीक है, जो बेरी के जो पेड़ जो होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो आप बेर खाते हैं, वो भी उसी का होता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सर आप देखोगे कि पौधे तो हो गए आपके, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे पशु कैसे मिलेंगे? एनिमल्स कैसे मिलेंगे? तो ध्यान रखना, पशुओं के ध्यान रखना, जो तली होगी, पैरों की जो तली, पैरों की तली, ठीक है ना, वो कैसी रहेगी? चौड़ी रहेगी, ताकि आयतन क्या रहे? ज़्यादा रहे, तो रेत के अंदर पैर धंस ना पाए। जैसे ऊंट की जो तली होती है, कैसी? जैसे एग्जाम्पल के ऊपर देखोगे आप तो ऊंट जो कैमल है उसके पैर देख लीजिएगा,
ठीक है। फिर दूसरी बात, अगर चलो पैरों वाली होगी तो सभी की नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे सरीसृप ज़्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सरीसृप, ठीक है ना। सरीसृप की प्रजातियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। या फिर ऐसे जो पशु, जो ध्यान रखिएगा, ऐसे पशु जो जो अपने चर्बी के माध्यम से, चर्बी के द्वारा क्या कर सके? पानी की पूर्ति करे, की पूर्ति कर सके। ऐसे आपको क्या मिलेंगे? जानवर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलो, अब यहाँ पे आपने कहा कि सर यहाँ पे मानव रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं भाई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक, ठीक है ना, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। क्या बेटा? जनसंख्या घनत्व लिखिएगा इसको, जनसंख्या घनत्व वाला है, वाला मरुस्थल है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी, विश्व में सबसे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये मरुस्थल बेटा कैसा है ना? मरुस्थल है कैसा? तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है ये। कैसा है बेटा? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है ये, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। अब अच्छा, ये इसका स्थान कौन सा आता है? विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। नंबर कौन सा आता है सबसे बड़े में? बड़े के एरिया के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा यही आता है, 17वां, ठीक है। अगर हम देखें कि उष्ण नोवा, ध्यान रखना, नोवा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय श्रेणी में है, ट्रॉपिकल वाला क्षेत्र में, ठीक है। कई ऐसे बड़े मरुस्थल मिल जाएंगे जो शीतोष्ण कटिबंध वाले मरुस्थल होंगे, लेकिन नहीं, वैसे वाला मरुस्थल नहीं चाहिए हमें। कैसे चाहिए? उष्ण कटिबंधीय वाले चाहिए, जिसमें इसका स्थान कौन सा आता है? 9th नंबर का आता है। ओवरऑल की बात करें कि विश्व के सबसे बड़े बड़े को निकालने की बात करें, चाहे उसमें उष्ण कटिबंधीय हो, चाहे शीतोष्णी हो, चाहे शीत हो, तो तब इसका नंबर कौन सा आता है? 17 वाला। कौन सा? 17th नंबर, ठीक है। 17th पोजीशन है इसकी। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखना, ये उष्ण कटिबंधीय तो है, लेकिन कई जगहों पर ध्यान रखना आर्द्र वाला है या शुष्क वाला, इसमें ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें वर्षा बहुत कम होती है, तो इसलिए इसको कौन सा में डालेंगे? उष्ण वाला, सॉरी शुष्क वाला। कौन सा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी बोल दिया जाता है इसको साथ साथ में। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पे विश्व में क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, विश्व का सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाला है। क्या है? विश्व का सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाला मरुस्थल है ये, ठीक है ना, वाला मरुस्थल है विश्व में। विश्व की बात कर रहा हूं मैं, भारत में तो एक ही है, तो इसलिए हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। जितने जीव जंतु विश्व के अन्य बड़े बड़े जो आपके मरुस्थल हैं, डेजर्ट हैं, उनमें स्पेसीज नहीं पाई जाती हैं। जितनी वेरिएशन, जो स्पेसीज में वेरिएशन जो थार मरुस्थल में पाई जाती है। क्लियर हो गया? इतना बात ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, विश्व के अन्य की बात करेंगे, विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना, अन्य मरुस्थलों की तुलना में,
तुलना में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्या क्या अलग पाया जाता है थार मरुस्थल में, ध्यान रखना। थार में क्या पाया जाता है? जनसंख्या सर्वाधिक, ठीक है, घनत्व सर्वाधिक, वर्षा सर्वाधिक, पशु सर्वाधिक, ठीक है, वनस्पति सर्वाधिक। समझ रहे हो इस चीज को? सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। और देखो, खनिज विविधता, यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? आपको सर्वाधिक, अनेकों प्रकार के। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे पेट्रोल आता है, पेट्रोल निकलता है, ठीक है ना, गैस निकलती है। आप देखोगे कि संगमरमर भी एक खनिज में आता है, ठीक है ना। संगमरमर जो है, डोलामाइट है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, जस्ता है, सीसा है, सब कुछ यहाँ पे अनेकों प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इन सभी ये चीज़ें क्या पाई जाती हैं? सर्वाधिक पाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा? सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं होती है बेटा? ध्यान रखना, ठीक है ना। थार में वर्षा क्यों नहीं होती? थार में वर्षा क्यों नहीं होती? ठीक है, तो जरा इस चीज को देखिएगा। हमारे पास है ये, देखो, कोई भी, जैसे कि कोई भी जो आपका ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या है बेटा? पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है ना। ये आपके क्या है? माउंटेन है, ठीक है। और जैसे कोई भी इधर से मान लीजिएगा, ये आपकी क्या आ रही है? मानसून आ रही है। क्या आ रही है? मानसून, ठीक है। और जैसे ही आएगी यहाँ पे आएगी, तो ये जो मानसून है, ये वाली मानसून क्या करना शुरू करेगी बेटा? ध्यान रखना, क्या करेगी? देखिएगा जरा, ये मानसून यहाँ से टकराएगी, स्ट्राइक करने के बाद में ऐसे ऊपर जाना शुरू करेगी, ऐसे इसके सहारे क्या करेगी बेटा? ऊपर जाना शुरू करेगी ऐसे। और जैसे ऊपर जाएगी, ध्यान रखना, तो यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे वर्षा करेगी। क्लियर हो गया? वर्षा करेगी। और अधिक ऊंचाई पे जाने पर, अधिक ऊंचाई के ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर वायु क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। यानी कि इतनी ठंडी हो जाती है कि उसके पास, ध्यान रखना, क्षमता नहीं रहती है पानी को रोकने के लिए, रोक नहीं पाती है। इसलिए वो सारा का सारा पानी नीचे क्या करना पड़ता है? जैसे ऊपर जाएगी, पानी सारा यहीं पे गिरा देगी। क्लियर हो गया इस चीज का? और जैसे ही हवा हल्की होगी, इधर आएगी, इधर जैसे आएगी, वो तो इसके सहारे उतरने की कोशिश करेगी वायु, ठीक है ना। ये वायु क्या करेगी? इसके सहारे। और जैसे इसके सहारे उतरेगी तो क्या होगा? घर्षण है। और घर्षण होने से क्या होगी? वायु गर्म है। और गर्म होने से क्या होगी? जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द वाटर, ऑफ द वायु, ठीक है ना, अडोप्टेड फॉर वाटर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है, ये सिद्धांत कार्य करना शुरू कर देता है। इसीलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। और ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र फिर क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहलाएगा बेटा? वृष्टि छाया प्रदेश। इसलिए थार मरुस्थल में वर्षा क्यों नहीं होती है? इसका जवाब क्या है हमारे पास? कि कोई ना कोई एक ऐसा पर्वत है जो मानसून को आने से रोकता है। यानी कि मानसून को यहाँ पे वर्षा नहीं करने देता है। तो वो माउंटेन कौन सा है? तो वो आपका माउंटेन कौन सा है? अरावली पर्वत, ठीक है। कौन सा है?
अरावली पर्वत। अब ये अरावली पर्वत है तो हम ये वाला कह देंगे कि ये मान लीजिए ए नामक स्थान है, ये कौन सा है बेटा, ए नामक स्थान है, ठीक है। तो ए नामक स्थान किसका वृष्टि छाया प्रदेश है, उसका वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा जो पर्वत यहाँ पे वर्षा करने से रोकता हो, ठीक है। तो थार मरुस्थल में अगर हम देखेंगे तो थार मरुस्थल में कौन सा है जो आपको यहाँ पे वर्षा करने से रोकता है, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, अरावली प्रदेश, ठीक है। तो अरावली प्रदेश है वो क्या है बेटा, अरावली जो है वो थार मरुस्थल का जो है वो एक जो आपका थार मरुस्थल है वो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। क्लियर हो गया। तो ये कारण था यहाँ पे कि यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं होती है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गर्मियों के समय में थार मरुस्थल में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, ठीक है। थार मरुस्थल में आपने देखा होगा कि यहाँ का जो तापमान है वो कितना चला जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। क्यों, ठीक है। इसके पीछे कारण एक तो है कि यहाँ पे ये बालू क्षेत्र है और बालू जो है वो ध्यान रखना ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित अधिक करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। दूसरा कारण अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र है। क्या है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 21 जून को के समय में, यानी कि 21 जून को जो सूर्य है वो कहाँ पे होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, कर्क रेखा के ऊपर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो कर्क रेखा के ऊपर जो सूर्य जो रहेगा ना, सूर्य, तो उसके सूर्य की जो किरणें जो होती हैं वो लंबवत गिरेंगी। क्या होंगी, लंबवत गिरेंगी। और लंबवत गिरेंगी तो ध्यान रखना लंबवत, और लंबवत होने की वजह से यहाँ पर ध्यान रखना हीट होगी, हीट क्या रहेगी, ज़्यादा। और ज़्यादा हीट होने की वजह से इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज्ड होएगा तो जहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी, एकदम सीधी गिरती हो, उस क्षेत्र में विश्व का सबसे ज़्यादा निम्न वायुदाब प्रेशर होता है, लो एयर प्रेशर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, लो एयर प्रेशर जोन, ठीक है ना, क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, निम्न वायुदाब क्षेत्र, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 50 डिग्री के पास चला जाता है। और एक तो यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, दूसरा यहाँ की बालू वाला क्षेत्र है। यहाँ पे बालू क्या करती है, उस ऊष्मा को अपने पास बहुत ज़्यादा अवशोषित करती है, अब्जॉर्ब करती है। तो तीसरा कारण अगर हम यहाँ पे देखें, क्यों, क्योंकि पास में तिब्बत का क्षेत्र है। क्या है, तिब्बत का क्षेत्र, ठीक है ना। और तिब्बत का क्षेत्र कैसा है बेटा, पठारी है, यानी कि सीधी सी बात है पठार मिलेंगे। और पठार, आपको पठार का मतलब जो चट्टानें मिलेंगी, और चट्टानें क्या करती हैं, हीट को, ध्यान रखना, ऊष्मा को क्या करती है, अब्जॉर्ब ज़्यादा करती हैं, अब्जॉर्ब ज़्यादा करती हैं, अवशोषित ज़्यादा करती हैं। इसीलिए बालू और जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा हीट वो करेंगे, और जिस अवशोषित करेंगी, और ज़्यादा हीट जहाँ जिस क्षेत्र में अवशोषित किया जाएगा वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए गर्म मरुस्थल है ये विश्व का सबसे, अगर हम गर्म मरुस्थलों की श्रेणी में रखते हैं इसको। समझ में आया इस चीज़ का, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु में होता है ऐसा ज़्यादातर, ठीक है। अब ये गर्मियों में इस क्षेत्र के अंदर थार मरुस्थल में गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना समर सीजन के दौरान अगर हम देखें तो यहाँ पे समर सीजन में यहाँ पे
हवाएं चलती हैं। क्यों? निम्न वायु दाब होने के अधिक होने के कारण यहाँ पे वायु जो है वो जब बहुत जल्दी सर्कुलेशन करती है, जल्दी जल्दी गति तेज होती है उनकी, और वही जो वायु जो होती है, उस वायु जो चलती है उसको बोलते हैं लू, स्थानीय भाषा में। क्या बोलते हैं? स्थानीय भाषा में। ठीक है ना? तो इसलिए इस क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनें कौन सी हैं? तो स्थानीय पवनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्थानीय पवनें। इनको क्या बोला जाता है? लू। कैसी हैं? तो ध्यान रखना, सीधी बात है, शुष्क मिलेंगी और कैसी मिलेंगी? गर्म मिलेंगी। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि लू किस प्रकार की पवनें हैं। तो सबसे पहले देखना है स्थानीय पवनें, लोकल विंड। क्या बोलते हैं? लोकल विंड। ये ऑप्शन में होना चाहिए। ये ना होगा तो ध्यान रखना क्या होना चाहिए? हॉट एंड ड्राई। अगर हिंदी में अगर देखो तो गर्म व शुष्क, ये दो ऑप्शन में होने चाहिए। कोई ना कोई एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो चलिए, तो यह था आपका विशेष रूप से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था सेकंड ग्रेड के लिए, किसी के लिए भी, सभी आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें से क्वेश्चन उठने वाले। बात रहेगी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल पूछते नहीं है बेटा, आंकड़े वाले क्वेश्चन बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए जिस बच्चे को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसे मिली। सजेस्ट कीजिएगा कि आपको कैसा मटेरियल चाहिए, हम उसी प्रकार का देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।